So very good morning to you all. Welcome to you all in Sanjay online class. Today we are taking third chapter of class 9. That's name is atoms and molecules. Okay. So yesterday we have read about it, the basic concept of atoms and molecules. I told you about the theory of Dalton. Okay. So I have taken 3 points in the atomic theory of Dalton. But today we will take the next topic. तो आज का next topic है इसी का next point सॉरी फोर्थ point. तो देखो इसमें है atoms of different element have different chemical property and masses. Atoms of different elements have different chemical properties एंड मासेज. तो देखो ये तो आप अच्छे से समझ पाते हो. जैसे मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटम मैंने लिया है और एक साइड में मैं ले रहा हूँ मान लो लिथियम का एटम. ठीक है. तो लिथियम के एटम की अलग प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये अलग बिहेव करेगा. जैसे अपन मान लो मैंने मैग्नीशियम का ले लिया, ये मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है. लिथियम क्या है? एक मेटल है. तो इस मेटल की अलग प्रॉपर्टी, इस मेटल की अलग प्रॉपर्टी, और हाइड्रोजन ये गैस है. तो अलग अलग जो एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और उनका मास भी अलग होगा. जैसे इसका मास क्या हो गया 1.008 होता है. AMU बोल सकते हो या यू बोल सकते हो. ठीक है. तो 1.008 या लगभग इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं. लिथियम का है, मैग्नीशियम का है. जैसे लिथियम कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा. इसका कितना हो गया 7 हो गया AMU. ये मैग्नीशियम जो है सोडियम मैग्नीशियम यानी 12 नंबर पे आएगा. 12 पे आएगा 24 हो जाएगा AMU. ठीक है. तो इनके मासेज जो हैं वो अलग अलग होंगे और साथ के साथ अगर आपको बताना चाहूँ तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी. ये बताए थे फोर्थ पॉइंट में किन्होंने? डाल्टन ने. नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले उन्होंने बताया कि भाई जो एटम है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जो कि इंडिविजुअल है. ठीक है. और दूसरा उन्होंने बताया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इंडिविजुअल हैं. दूसरी बात ये अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं अगर ये सेपरेट हैं. वही बात है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहोगे तो आप बता सकते हो उनके बारे में. नेक्स्ट है हमारे पास एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. Atoms combine on a small whole number to form compound यानी कंपाउंड बनाने के लिए ये क्या करते हैं, अलग अलग इनका इग्निशन टेम्परेचर, मैं इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ. एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं एक स्मॉल होल नंबर में. इनका जो होल नंबर है वो स्मॉल होता है क्या करने के लिए? कंपाउंड को बनाने के लिए, कंपाउंड को फॉर्मिंग के लिए. मतलब ये है जैसे H2O है. अब देखो यहाँ फिक्स है एक ऑक्सीजन का और 2 हो गए हाइड्रोजन के एटम. तो एक लिमिटेड नंबर है अपने पास. ये नहीं कि भाई H के 10 लाख हैं और ऑक्सीजन के 15 लाख हैं. इस तरीके से एटम जुड़ रहे जाके क्या कर रहा है. मतलब एक छोटा होल नंबर जो है, होल नंबर किनको बोलेंगे? जो 0 से शुरू हो, कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं. तो कहने का मतलब छोटे होल नंबर के रूप में ये कंबाइन होते हैं किसको फॉर्म करने के लिए. जैसे NaCl सॉल्ट है, इसके अंदर एक एक एटम जुड़ रहे हैं क्लोरीन का और सोडियम का. ऐसे ही बात करते हैं अपन, जैसे मान लो CH3COOH है, इसमें देख सकते हो हाइड्रोजन के 3 है, कार्बन के कितने हो गए 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के
एक ये मिला के 4 हो जाते हैं इस तरीके से। तो इनके जो नंबर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, उनके अंदर ये कंबाइंड होंगे। नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। एंड काइंड्स ऑफ atoms are constant in a given compound। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो रिलेटिव नंबर, जैसे मान लो हमने NaCl ही ले लिया, इसके अंदर जो एटम्स होंगे क्लोरीन के या सोडियम के, वो एटम्स कांस्टेंट होंगे। ये अपने पास एक कंपाउंड है NaCl जो कि क्या है, सोल्ट है। इस सोल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सोडियम के एटम्स जैसे मान लो अपन ने कितने लिए थे, 20 लिए थे। क्लोरीन के अपन ने मान लो 40 लिए थे, ठीक है। तो जो एटम्स होंगे किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर उठा के अपन देखेंगे अगर कंपाउंड के, तो वो क्या मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे। वैसे इनके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा आपको, तो अगर मास देखते हो तो इसका कितना हो जाएगा 23, इसका कितना हो जाएगा 35 समथिंग। तो इस रेशियो में होंगे वैसे तो इनका, ठीक है। ये थोड़ा सा रेशियो गड़बड़ है, आप दूसरा नंबर ले सकते हैं इसके अलावा। जैसे इस रेशियो में लोगे तो आप क्या हो जाएगा 35.5 होता है, इसमें हो जाएगा 42 ले लिया, इसका ट्वाइस कर दिया तो इसका भी ट्वाइस कर दो, कितना हो जाएगा 71.0 समथिंग, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होगा, ये नहीं होगा कि भाई किसी एक के तो अपन 20 ले रहे, यानी ये इस रेशियो पे, इस प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा। जो प्रोपोर्शन है उसके आधार पे ही नंबर लिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि CO2 में हमने एग्जांपल लिया था, कार्बन के कितने हो गए थे 3:4 आया था शायद, कल अपन चेक किया था इसको। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स मिल गए, क्या कर देंगे, इस रेशियो में होने चाहिए। आपने इसको अगर मान लो 6 ग्राम लिया है तो इसको कितना ग्राम लेना पड़ेगा, ये ट्वाइस हुआ है तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मान लो इसके 20 ग्राम ले लिए हैं तो इसके कितने लेंगे, तो यहाँ 20 में से सपोज करो कि 3 6 18 होते हैं, तो 4 6 ले लो, कितने हो जाएंगे 24। बचे हुए 2 कहाँ जाएंगे, बचे हुए 2 रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जितने इसके पास थे उतने इसने यूज़ कर लिए, ठीक है। अगर 2 इसके फालतू होते तो ये उनसे रिएक्ट कर जाता, लेकिन वो इसी रेशियो में करेगा, इस रेशियो के अलावा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में जो कि डाल्टन ने दी थी। अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था क्या, सोडियम कार्बोनेट है NaCO3, इसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ऐसे है सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट करवा रहे हैं अपन एसिटिक एसिड से, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो रिएक्ट करने पे बन रहा है क्या, एक तो बनेगा इससे CH3COONA सोडियम एसीटेट, क्या है ये, सोडियम एसीटेट, प्लस दूसरा बन रहा था इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O, और वाटर लिख लो या तो आप इसको, ठीक है।
अब देखो इनकी इसने अमाउंट दी है, यानी इनकी मास दिए हैं कि लगभग कितने कितने ग्राम इनको लिया गया है, तो बता रहा है कि इसको 5.3 ग्राम लिया है, ठीक है। और ये जो है 6 ग्राम लिया गया है, और अगला जो है ये 2.2 ग्राम पाया गया उसमें मिलने के बाद ये जो प्रोडक्ट है। और ये ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया अपन ने। ये जो था CH3COON था, ये था भाई 8.2 ग्राम इसकी अमाउंट है, इसकी है 2.2 ग्राम और इसकी है 0.9 ग्राम, ठीक है भाई, इस तरीके से दिया गया है। अब ये कह रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस लॉ को फॉलो कर रहा है। अब इस लॉ को फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट साइड अपनी भाई, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। मैंने कल आपको बताया भी था कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर कंपाउंड जुड़ते हैं, ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करते हैं, और वो क्या है, इनके प्रोडक्ट है जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इनका सम और उनका सम इक्वल आना चाहिए, तब तो ये इस कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लो है इसको फॉलो करता है, वरना नहीं करता है। तो आप देख पाओगे इनको ऐड करेंगे जब, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ आपके लिए, 5.3 प्लस में 6 करना है, ये हो जाएगा 11.3। तो इस साइड में कितना आ गया, 11.3 ग्राम। इस साइड में देखो 8.2, 2.2 एंड 0.9, तो 9 4 13 हो गया, 1 कैरी और 1 11.3 ग्राम, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब यस इट फॉलोज, ये फॉलो करता है भाई, बिल्कुल करता है। इसका रीज़न क्या है कि दोनों साइड में इनके जो मासेज हैं वो सेम है, ठीक है, सम ऑफ मासेज इज इक्वल। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्हाट इज़ एटम। तो एटम मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, एक मैंने रेडियस नहीं बताई थी, मैं आपको बता चुका था वो कल, फिर से सुन लो कि रेडियस ऑफ एक एटम जो होगा उसकी जो रेडियस होगी वो होगी 1 नैनोमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है, ठीक है, लगभग 10⁻⁹ मीटर, ये बराबर होती है रेडियस ऑफ एटम। कोई भी एटम हो उसकी जो रेडियस है इतनी होगी। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कुछ एक मैंने लिखे हैं कि भाई रेडियस जो है अलग अलग बुक में भी दी गई है आपको। हाइड्रोजन के एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁻ मीटर होती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो वाटर के मॉलिक्यूल की है तो 10⁻⁹ होती है। और ये हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाएगा उसकी 10⁻⁸ होती है, ठीक है। इस तरीके से ये रेडियस के कुछ एग्जाम्पल्स है, आप बुक्स के अंदर देख सकते हो, ठीक है, जो टेबल बनी हुई है। उसके बाद बात करते हैं कि एटम्स को स्टार्टिंग में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया था, यानी जो टेबल बनाई गई थी तो उसमें पहले कुछ तरीके से तो रिप्रेजेंट करते होंगे। पहले हम कैसे पहचानते हैं, जैसे अब तो हमें पता है कि ये हमने ऐसे लिख दिया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। इससे अपन ये पहचानते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है। बट पहले क्या करते थे अपन, तो उससे देखो स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो माने गए हैं बर्जीलियस। तो बर्जीलियस के टाइम पे इन्होंने कुछ सिंबल्स यूज़ किए थे, सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो क्या क्या सिंबल्स थे वो देखो, जैसे हाइड्रोजन के लिए ये सर्किल तो यूज़ करते ही थे, ये उस सर्किल में एक डॉट यूज़ किया था ऐसे, ये हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया था, ठीक है। और ऐसे इसके अंदर प्लस भी यूज़ किया था, तो ये प्लस था, ये यूज़ किया गया था सल्फर के लिए। ऐसे ही इसमें अगर एस लिख दिया तो ये सिल्वर के लिए यूज़ किया गया था। गोल्ड के लिए आपने देखा होगा इस तरीके से लगाए हुए हैं ऐसे, जैसे घड़ी में आते हैं, और यहाँ बीच में जी लिख दिया, ये गोल्ड के लिए यूज़ किया गया था।
मतलब इस तरीके से सिंबल यूज़ किए थे, लेकिन इनको याद कर पाना अच्छी तरीके से ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, ये थोड़ा सा टफ पड़ता था। इसलिए फिर नया इन्वेंशन हुआ, उसमें आपको पता है कि नए सिंबल्स यूज़ किए गए थे। और वो सिंबल किन किन आधार पे, मतलब अलग अलग आधार पे उनको यूज़ किया गया था। देखो पहले तो मैंने आपको बताया होगा कि भाई इंग्लिश वर्ड येलो जो है उसके ऊपर गोल्ड का कलर येलो था, तो येलो के ऊपर उसका नाम रख दिया गया था स्टार्टिंग में। यानी जहाँ से या तो पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, जैसे मान लो कोई चीज़ सपोज करो कर्नाटक में मिलती है, कर्नाटक में मान लो गोल्ड ज़्यादा मिलता है और स्टार्टिंग में हमें गोल्ड कर्नाटक से मिला इंडिया में, तो कर्नाटक पे आधारित उसका कुछ नाम रख दिया गया था। तो हमारे लिए तो चलो पॉसिबल है क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारा स्टेट है कर्नाटक, हम उससे अपने याद भी रख सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया में ही है ये स्टेट। लेकिन अगर सपोज करो वर्ल्ड में कहीं और जाते हैं अपन, तो वो कैसे याद करेंगे इस चीज़ को कि भाई ये कर्नाटक में निकला था इसलिए इसका नाम ये है और इसको वहाँ पे ये बोला जाता है। उन्होंने अपने आधार पे, अगर मान लो जैसे अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में कहीं पे भी अगर गोल्ड निकलता होगा जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग में निकाला, तो वो उस जगह के हिसाब से नाम रख देते थे। तो ये क्या हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था। भाई हमारे जो गोल्ड का नाम था वो कुछ और था, उनके वहाँ गोल्ड का नाम कुछ और था, या मान लो कहीं और को दूसरी कंट्री में जाएंगे तो गोल्ड का नाम कुछ और था। इसलिए इन चीज़ों को सेपरेट ना करने के लिए, एक ही बनाने के लिए IUPAC ये एक यूनियन है, एक संघ है, जो केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ वेरीफाइड होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है। अगर ये किसी चीज़ पर ठप्पा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो केमिस्ट्री के अंदर लिखी जाएगी, वरना वो अप्रूव्ड नहीं। तो अप्रूव्ड यही करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने फिक्स कर दिया फिर कि भाई अब जो नाम रखे जाएंगे वो हमारे आधार पर रखे जाएंगे, और वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनको सबको मानना पड़ेगा। हमने अगर लिख दिया कि हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करेंगे तो एच से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, सब यही चीज़ मानेंगे कि हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल है वो क्या रहेगा, एच रहेगा। ठीक है, तो देखो अब जैसे आप बात कर सकते हो लैंग्वेज, हिंदी जैसे मान लो अपनी लैंग्वेज है तो ये इंडिया में ही रन कर रही है, और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो बिजनेस लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए उसका क्रेज़ चलता जा रहा है। लेकिन हिंदी अगर समझनी है तो भाई इंडिया वाले तो आपस में समझ लेंगे, लेकिन इस लैंग्वेज को लेकर अगर अपन कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ हम असमर्थ रहते हैं उनको समझाने में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज कुछ और है। तो वो मोस्टली क्या समझ, कॉमन लैंग्वेज क्या होगी उनके लिए, इंग्लिश होगी। इंग्लिश कहीं भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो हमारी वाली भाषा नहीं समझ पाएंगे। तो देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, इन्होंने रूल्स बनाए। पहला रूल बनाया कि जो हम नाम लेंगे वो किससे लेंगे, वी विल, चलो पूरा नहीं लिखते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट will be written from the first or first and second letter। देखो जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका नाम ये है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का केवल एच ले लिया गया, और एच जो स्टार्टिंग वाला लिखा जाएगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। हमने लिया जैसे एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम में क्या है भाई, ए है, ए हमने ले लिया, ठीक है। अब ए के साथ एल भी लेते हैं, स्मॉल एल क्यों लेते हैं कि कई एक जो दूसरे क्या होंगे, अलग जो क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे उनके भी नाम कॉपी हो जाते हैं। जैसे कार्बन के लिए भी क्या है, जैसे बोरोन पे ही चलते हैं, बोरोन है और बेरिलियम है, ये दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। अब इसके लिए भी मैं बी लिख दूँ और इसके लिए भी बी लिख दूँ तो क्या होगा, तो कॉमन हो गए वो। तो अब कॉमन हो गए तो कौन सा बोरोन का और कौन सा बेरिलियम का है तो अपन समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने इसके साथ एक्स्ट्रा क्या ले लिया, BE ले लिया। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल। ये नहीं कि हमने बी भी कैपिटल लिया है और ई भी कैपिटल लिया है, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है।
ये राइट है, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको लेते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो पहला नियम तो ये था। अब इनके आधार पे सभी के नाम नहीं रखे गए। क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स के नेम के अंदर क्या आने लग गई, सिमिलरिटी आने लगी, क्योंकि दो दो लेटर भी क्या होने लग गए, मिक्स होने लग गए। फिर नेक्स्ट रूल जो था, सेकंड रूल क्या बनाया गया? तो सेकंड रूल बनाया गया अकॉर्डिंग टू ग्रीक और एंड लैटिन नेम। जो उनका लैटिन नेम था या ग्रीक नेम था, उनके आधार पर उसको नाम कर दिया गया। जैसे मान लो मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का जो साइन है या सिंबल है वो क्या है? Na। अब Na से तो ये तो सोडियम तो SO से स्टार्ट होता है, लेकिन सिंबल अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? Na। ये किसका है? ये इसके लैटिन नेम नेट्रियम, नेट्रियम से इन्होंने लिया है, ठीक है। ऐसे ही मान लो फेरस, फेरम, आयरन है, आयरन के लिए क्या लिया गया है? Fe। अब Fe कहाँ से आया? फेरम से या फेरस से। ये है गोल्ड का है Au, ये कहाँ से आया? ये ओरम से आया है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से अन्य नाम भी हैं। पोटेशियम है, पोटाशियम, पोटाशियम जो है वो उसके लिए लेते हैं ओनली K, और ये बना है कैलियम से। इसका नाम है लैटिन नाम कैलियम। तो कहने का मतलब ये है, या तो उनके ग्रीक वर्ड जो थे वो ये यूज़ किए गए थे, या उनके लैटिन वर्ड जो थे वो यूज़ किए गए थे, उनसे उनका नाम लिया गया था। ये इसका सेकंड रूल था। अब बात करते हैं अपन थर्ड रूल की, जो कि नेक्स्ट है। देखो, अब किसी के फर्स्ट लेटर को लिया गया, किसी के सेकंड लेटर को लिया गया था, और फर्स्ट के साथ लिया गया था। अब क्या है कि एक रूल बनाया गया कि फर्स्ट लेटर ले लो, और फर्स्ट लेटर के साथ क्या ले लेंगे? एंड विद इट एनी लेटर विच इज गिवन इन नेम। जो नाम में दिया गया है कोई अन्य लेटर ले लेंगे उसके साथ। जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन की स्पेलिंग ये होगी, इसमें C तो ले लिया, ये फर्स्ट लेटर है, उसके बाद थर्ड लेटर लिया है, देखो क्लोरीन में Cl लिया गया था, ठीक है। ऐसे ही बात करें, जैसे मान लो जिंक है, जिंक में क्या ले लिया गया है? Zn लिया गया है। तो Z तो फर्स्ट है और M क्या है? थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड को छोड़ दिया गया है। इस तरीके से मतलब ये थर्ड रूल था इनका, इस तरीके से उन्होंने नाम दिया, ठीक है। लैटिन और इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। और अब रह गया नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एटॉमिक मास। ये और देख लो, फिर उसके बाद आगे के जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है अपना एटॉमिक मास। एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन देखते हैं एटॉमिक मास को। तो टाइमिंग के आधार पर भी ये एटॉमिक मास अपन कल करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ओके, इतने टाइम में नहीं हो पाएगा। सो आज के लिए धन्यवाद। आज आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ें बताई कि ये आपको इसको एक बार थोड़ा सा फिर से रीड कर लेना है बुक से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।